नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आपके समक्ष उपस्थित हूं अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स लेके। जी हां, अपने नाम के अनुरूप ही अचूक मारक सामग्री क्लास है साथियों। ये कोई भी सवाल इससे बाहर ना के बराबर ही जाएगा। जी हां, एकदम लोगों की तरह हवा हवाई तो मैं नहीं करता कि सारे के सारे सवाल यहीं से मिलेंगे आपको, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको यहीं से मिलेंगे, ये दावा है। और पिछली परीक्षाओं में हमने ये अनुभव भी किया है साथियों। वो अलग बात है कि मैं और लोगों की तरह मार्केटिंग उतनी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि साथियों संसाधन सीमित हैं। फिर भी आप लोगों का निरंतर प्रेम मिल रहा है और समर्थन, सहयोग सब कुछ मिल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे हम लोग मिल के काम करेंगे। जी हाँ, अपने दोस्तों, साथियों और जो भी परिचित हैं उनको शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए साथियों। तो क्या है, जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं इस वर्ष, फिर चाहे यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी हो या छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या फिर एमपी पीसीएस हो या फिर राज्य स्तर की और कोई परीक्षा, सभी के लिए मारक करंट अफेयर्स आपको साल भर का दिया जाएगा। और ख़ासकर यूपी पीसीएस के लिए, जी हाँ, जून के बाद जुलाई अगस्त से लेकर जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक हम लोग करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे। और निश्चित ही साथियों, यह निश्चित ही होगा कि करंट अफेयर्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। करंट अफेयर्स की वजह से आप फेल नहीं होंगे। करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स की तरह पढ़ना है। बस महीने भर का करंट हार्डली 2 से 3 वीडियो में आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। और पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों, ये जो है अक्टूबर का हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने नवंबर का पहला पार्ट डाला है और ये आगे का जो करंट अफेयर रहेगा उसको एज इट इज़ हम करते रहेंगे और पीछे वाले को भी कवर करेंगे। तो ये पीछे वाले करंट अफेयर्स को कवर करने का ही प्रयास है हम लोगों का। उसका पहला पार्ट कर रहे हैं अक्टूबर का। तो देखते हैं। पंकज त्रिपाठी, जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों, मैंने इस पर मेंशन भी कर दिया है। और वैसे तो सारे के सारे जो घटनाएं हैं सब महत्वपूर्ण हैं। ईसीआई बोले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल आइकॉन के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? राजीव कुमार जी के द्वारा, जो कि वर्तमान में भारत के इलेक्शन कमीशन के मुख्य आयुक्त हैं। इब्राहिम त्रोरे महत्वपूर्ण है मित्रों। कैसे? क्योंकि बुर्किना फासो, जो कि अफ्रीकी देश है, यहाँ के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। राजधानी इसकी क्या है? ओंगा दांगू, याद कर लीजिएगा, ओंगा दांगू। क्यों चर्चा में है साथियों? क्योंकि तख्ता पलट के बाद इन्होंने तख्ता पलट कर दिया। जो सरकार वहाँ पे थी, जो राष्ट्रपति पहले थे, उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया, उसके बाद ये राष्ट्रपति बने, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। भारती दास महत्वपूर्ण है साथियों। वित्त मंत्रालय में जो विभाग है, व्यय विभाग, उसकी लेखा महानियंत्रक नियुक्त की गई हैं। जी हाँ, जी हाँ, कैग की बात नहीं हो रही है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात नहीं हो रही, लेखा महानियंत्रक की बात हो रही है। कंफ्यूज नहीं होना है। उसका उल्लेख संविधान के 148वें में अनुच्छेद में किया गया है, तो उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर केवल लेखा महानियंत्रक की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है केजी बालकृष्णन, जी हाँ, गैर हिंदू दलितों, जी हाँ, हिंदू के इतर जो भी धर्म हैं, चाहे उदाहरण के तौर पे मुस्लिम धर्म को लिया जा सकता है, उसमें भी जो दलित समुदाय है उसको सुप्रीम कोर्ट, माफ़ कीजिएगा, उसको एससी अनुसूचित जाति का दर्जा देने की जो मांग उठी, उस मांग की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया है। उस आयोग के अध्यक्ष कौन है? केजी बालकृष्णन। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा इसको। फिर बात करते हैं स्मृति मंधाना की। सभी लोग जान रहे होंगे, इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। किसने किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर? तो गल्फ ऑयल। यदि आप बाइक चलाते होंगे तो एक मोबिल आता है, लुब्रिकेंट में मोबिल भी आता है, ग्रीस भी आता है, तो उसमें गल्फ ऑयल जो कंपनी है, उसने स्मृति मंधाना जी को, जो कि क्रिकेटर हैं भारत की, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह पहली महिला जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। किसकी? गल्फ ऑयल की। साथ ही
गल्फ ऑयल जो है ऐसी पहली कंपनी है जिसने किसी महिला को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अमूमन साथियों ये जो कंपनियां हैं वो किसी न किसी पुरुष को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करती हैं। फिर बात करते हैं रोजर बिन्नी की, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। बीसीसीआई का इनको 36वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं साथियों जो दूसरी खबर है इसी से लगी हुई, जय शाह अमित शाह जी के बेटे हैं, उनको दूसरी बार सचिव नियुक्त किया गया है। रोजर बिन्नी से पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे साथियों? सौरभ गांगुली जी थे, याद रखना है। शंकर सुब्रमण्यम, जी हाँ, आदित्य L1 मिशन जो साथियों सूर्य से संबंधित मिशन है उसके प्रधान वैज्ञानिक नियुक्त किए गए हैं। क्या होगा साथियों? इसमें सौर मिशन भेजा जाएगा जो L1 पॉइंट, जिसको लग्रेंज पॉइंट भी कहते हैं साथियों, सूर्य के और पृथ्वी के बीच वह बिंदु जहां पर सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो समान होता है, तो उसी को लग्रेंज पॉइंट कहते हैं। यहीं पर यह मिशन स्थापित किया जाएगा और इस मिशन के लिए जो मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किए गए हैं वो शंकर सुब्रमण्यम नियुक्त किए गए हैं, याद रखना है। फिर है BD मिश्रा, मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के थे, नहीं हैं, मतलब इनको 2 राज्यों का प्रभार मिला है BD मिश्रा जी को। अब्दुल लतीफ़ इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं, याद रखना है, बगदाद राजधानी है इराक की। संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव नियुक्त किए गए हैं नए। फिल्मों में हम लोग देखते हैं जो विलन होता है वो मल्होत्रा टाइप का नाम होता है उसका, तो याद रखिएगा जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो मल्होत्रा होता है। मतलब राजस्व की देखरेख कौन कर रहा है? मल्होत्रा जी, जिनके पास पैसा है। अरमाने गिरधर महत्वपूर्ण है साथियों, रक्षा सचिव नियुक्त किए गए हैं भारत सरकार में। भगवान कृष्ण की तरह जो गिरधर हैं साथियों, भारत का जो रक्षा का इंतजाम है उसको पर्वत की तरह इन्होंने उठा रखा है, अरमाने गिरधर ने, ऐसे याद रखिएगा इसको। जय शाह जी, जय शाह नहीं साथियों, जक्षय शाह भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। गुणवत्ता परिषद का काम क्या है साथियों? जो भी प्रोडक्ट बनता है उसकी गुणवत्ता की जांच करना इसका काम होता है। तो जांच और जक्षय दोनों को लिंक करने का प्रयास कीजिएगा, तब आप इसको अच्छे से याद रख सकेंगे। जक्षय जांच। DY चंद्रचूड़ सभी जान रहे होंगे 50वें CGI नियुक्त किए गए हैं। किनके स्थान पर? उदय उमेश ललित। नाम साथियों ये भूलना नहीं है, कई जगह UU ललित मिलता है, कई जगह क्या साथियों चलन में यही है UU ललित, लेकिन कभी कभी विकल्प में पूरा नाम दे दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इनका पूरा नाम उदय उमेश ललित है। इनके स्थान पर 50वें DY चंद्रचूड़ जी बने हैं। फिर है अपराजिता सारंगी, जी हाँ, ओडिशा की सांसद हैं साथियों। एशिया पैसिफिक जो ग्रुप है उसमें कार्यकारी समिति की सदस्य नियुक्त की गई हैं। फिर है रोमानिया पामो, रोमानिया पामो स्वीडन जो है साथियों, देश है स्वीडन, वहाँ पर युवा जलवायु मंत्रालय, माफ़ कीजिएगा, युवा जलवायु मंत्री नियुक्त की गई हैं स्वीडन की। सबसे युवा हैं साथियों, जलवायु मंत्रालय में सबसे युवा जो जलवायु मंत्री हैं वो रोमानिया पामो जी हैं, जिनकी आयु 26 वर्ष है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। युवराज सिंह T20 नेत्रहीन वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। भारत लगातार तीसरी बार इसकी मेज़बानी कर रहा है और इस बार जो है फरीदाबाद जो कि हरियाणा में स्थित है वहाँ पर इसका आयोजन होगा और पहला जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो भारत और नेपाल के बीच होगा, याद रखना है। फिर है M खड़गे, खड़गे साहब को जान ही रहे होंगे, कांग्रेस के पहले SC शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और इनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे वो शशि थरूर जी थे। खड़गे साहब कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। KNT का मतलब कर्नाटक है। जो नए व्यूअर्स हैं वो याद रख लें इसको। फिर है ऋषि सुनक, सभी लोग जान रहे होंगे, सुना भी होगा। जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उनको देख लेते हैं।
सत्तावनवें क्रम के हैं ये पीएम, याद रखना है ये क्रम। अगर जो बाइडेन की बात करें तो वो 46वें क्रम के हैं। कमला हैरिस की बात करें उपराष्ट्रपति के तौर पे तो 46 को उल्टा कर दीजिएगा, 46 के 6 को उल्टा कर दीजिएगा, 49वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। इस तरह से याद रखिएगा। कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं ऋषि सुनक जी। सुनक के अंत में का है, सुनक का है, का से कंजर्वेटिव और सुनक दोनों को लिंक करिएगा। पहले एशियाई व्यक्ति हैं जो पीएम बने हैं, भारत के साथ साथ पहले एशियाई व्यक्ति हैं जो पीएम बने हैं ब्रिटेन के। एक साल में तीसरे पीएम बने हैं ये, काफ़ी वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ है। इनसे पहले जो लिज ट्रस्ट थी वो लोक लुभावन वादों के साथ आई थी सरकार में, वो प्रधानमंत्री थीं यूके की। सबसे युवा पीएम होने का गौरव भी इन्हीं को प्राप्त हुआ है। इससे पहले ये बोरिस जॉनसन, जी हाँ, जो झबरा वालों वाले जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनकी सरकार में ये वित्त मंत्री रहे हैं। शपथ इनको किसने दिलवाई है, चार्ल्स तृतीय ने दिलवाई है, याद रखना है। केपी अश्वनी, जी हाँ, यूएनएचआरसी, केपी अश्वनी एक महिला हैं साथियों, दलित महिला हैं। कहाँ की हैं, केएनटी अर्थात कर्नाटक की। इनको स्पेशल रिपोर्टर नियुक्त किया गया, कहाँ, यूएनएचआरसी। यूएनएचआरसी जो है यूनाइटेड नेशन की संस्था है जो मानवाधिकारों पर काम करती है। हेडक्वार्टर इसका साथियों जेनेवा में है, याद रखना है, पूछ लिया जाता है। 47 सदस्य हैं इसमें और 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एशियन पाम आयल संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम रट लेना है। पाम आयातक देशों, जी हाँ साथियों, जो पाम आयल होता है, तेल होता है जिसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है, उनके बीच एक संधि हुई है। कौन कौन से देश हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। पांचों पड़ोसी देश हैं, याद रखना है साथियों, पाकिस्तान भी है इसमें। तो इन सब के बीच संधि हुई है आयात को लेके। कहाँ साथियों इस संधि को अंजाम दिया गया है, तो वो आगरा में दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है यूपी स्पेशल के लिए भी, इसीलिए आगरा में जो ग्लोबल, एसएस का मतलब शिखर सम्मेलन है साथियों, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ग्लोबल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ कब, सितंबर 2022 में। वहाँ पर एशियन पाम आयल संधि को अंतिम रूप प्रदान किया गया। भारत जो है सबसे बड़ा आयातक है किसका, पाम आयल का, याद रखना है। और कहाँ से आयात करता है, तो याद ये भी रखना है, इंडोनेशिया और मलेशिया से, दोनों देशों से आयात करता है भारत, और यही दोनों महत्वपूर्ण निर्यातक भी हैं इसके। बात करते हैं इजराइल और लेबनान की। जी हाँ, लेबनान जिसकी राजधानी है बरूत, याद रखना है बरूत। कहाँ स्थित देश है साथियों, भूमध्य सागर में स्थित है यह, द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश नहीं साथियों, देश है, लगा हुआ है इजराइल से। तो इनके बीच एक समझौता हो गया है, समुद्री समझौता, जो काफ़ी विवादित था, कई वर्षों से चला आ रहा था। तो मध्यस्थता साथियों पूछी जा सकती है किसने की है, तो याद रखना है यूएसए ने की है। यूएसए ने एक और समझौता कराया है, वो भी याद रखना है, कौन सा, अब्राहम एकॉर्ड जिसको नाम दिया गया है, अब्राहम एकॉर्ड। अब्राहम एकॉर्ड नाम दिया, किसके किसके बीच कराया है और मध्यस्थता की है, तो वो इजराइल और यूएई के बीच में, साथ ही में इसके बहरीन भी है, यह भी याद रखना है। तो अब्राहम समझौते की भी मध्यस्थता की है किसने, यूएसए ने। फिर है वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता। जी हाँ, महत्वपूर्ण है, नौसेना के बीच हुआ है। किस 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 देश की नौसेना के बीच, भारत और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी विलिंगटन है, याद रखना है, विलिंगटन। एडमिरल हरि कुमार जी जो हैं वो न्यूजीलैंड की यात्रा पर रहे, उसी यात्रा के दौरान वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है। मतलब जो भी जानकारी होगी ये आपस में उसको आदान प्रदान करेंगे, दोनों देश की नौसेनाएं मिलके। साथियों, जो पिछली वीडियो में 1 नवंबर से 10 नवंबर तक की वीडियो हम लोगों ने देखी है, उसमें थोड़ी सी चूक हुई है, उसको मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो वहाँ से सुधार कर लीजिएगा। साथियों, मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ, एक ही बार में करता हूँ, तो उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है।
सभी लोग समझदार हैं, उम्मीद करता हूँ अपनी क्लास में। और साथियों इसी तरह समर्थन बनाए रखिए, क्योंकि बिना आपकी यह पहल चलाई नहीं जा सकती है। समझौता, माफ़ कीजिएगा, तो यह जो है वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता कंप्लीट हो गया। फिर है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, जैसा कि नाम से विदित है, सस्टेनेबल मतलब सतत सतत विकास से संबंधित है। तो ऐसा एक ईंधन है साथियों जो ग्रीन हाउस गैसेस, GHGs का मतलब ग्रीन हाउस गैसेस है, इसका मतलब इनको कम करने के लिए इसका निर्माण किया जाएगा। किनके बीच समझौता हुआ है इसको बनाने के लिए? तो CSIR, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और टाटा ग्रुप एयरलाइंस के बीच में समझौता हुआ है अनुसंधान और विकास करने के लिए इस ईंधन का। तो इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति है उससे निपटा जा सकेगा। हनी माधु हवाई अड्डा के विकास के लिए समझौता हो गया है, महत्वपूर्ण है, याद रखना है। कहाँ यह निर्मित हो रहा है? मालदीव, MLD का मतलब मालदीव है, इसकी राजधानी माले है, याद रखना है। माले में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है जिसका नाम है हनी माधु हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। भारतीय कंपनी JMC प्रोजेक्ट और मालदीव के बीच समझौता हुआ है, याद रखना है। JMC प्रोजेक्ट, अभी यूपी पेट में इसी तरह का एक सवाल पूछा गया था, कंपनी का नाम पूछ लिया गया था। ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये भी साथियों मालदीव से संबंधित एक समझौता हुआ है, भारत और मालदीव के बीच समझौता हुआ है। क्या है साथियों? 6.7 किलोमीटर एक बुनियादी निर्माण से संबंधित समझौता है, जो उसकी लंबाई जो है 6.7 किलोमीटर, जिसमें पुल और सड़क शामिल होंगे। सबसे बड़ी नागरिक परियोजना है मालदीव की। तो इसमें जो है भारत मालदीव को ऋण तो दे ही रहा है, कितने का दे रहा है? $40 करोड़ का, और तकनीकी भी दे रहा है। कौन सी कंपनी तकनीकी साझा करेगी? उसका नाम है एफकॉन्स कंपनी, याद रखना है, इसका नाम याद रख लेना है, एफकॉन्स। फिर पुरस्कार देख लेते हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार 3 वर्षों के लिए एक साथ दे दिया गया है, 19, 20 और 21। 19 के लिए शैलेंद्र सिंह को दिया गया है, और आनंद मिलिंद को 2020 के लिए दिया गया है, कुमार सानू को 2021 के लिए दिया गया है। संस्कृति, मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग इसको प्रदान करता है, याद रखना है, क्योंकि लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में ही हुआ था, याद रखना है, इंदौर में, इसीलिए मध्य प्रदेश से इसको लिंक करके याद रखिएगा। योगदान के लिए यह दिया जाता है किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। सृष्टि बख्शी, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, UN SDG एक्शन चेंज मेकर अवार्ड इनको प्रदान किया गया। SDG का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित इनके कार्य को देखते हुए चेंज मेकर अवार्ड इनको प्रदान किया गया है UN के द्वारा। सृष्टि बख्शी को याद रखना है। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022, उत्कृष्टता पुरस्कार होगा, तो आयुष्मान योजना है उसके प्रदर्शन को आधार बना के यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो शीर्ष राज्य कौन है साथियों? ANDP का मतलब आंध्र प्रदेश है, और शीर्ष जिला, इसी राज्य का जिला भी शीर्ष स्थान पर है, उसका नाम है पार्वतीपुरम। किसके द्वारा प्रदान किया गया यह पुरस्कार? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। एंजेला मर्केल बहुत चर्चा में है साथियों। नैनसेन शरणार्थी पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसके द्वारा? UN के द्वारा। फॉर मतलब किसके लिए? शरणार्थियों को शरण देने के लिए दिया गया है। एंजेला मर्केल जो हैं साथियों वो जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। एक सवाल आने की प्रबल संभावना रहती है यहाँ से, तो भौतिकी का नोबेल देख लेते हैं साथियों। कभी कभी पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखना है। भारत में पहला नोबेल साथियों किसे दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को, RN टैगोर को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? साहित्य में योगदान के लिए दिया गया था। और भारत की पहली महिला जो नोबेल प्राप्त करने वाली हैं वो कौन है? मदर टेरेसा जी हैं।
मदर टेरेसा किस क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। याद रखना, देखिए मदर टेरेसा भी स्त्री हैं और शांति भी स्त्रीलिंग ही है, तो ऐसे याद रखिएगा। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल दिया गया था, 1979 में दिया गया था, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं साथियों, वो इस तरह से दिए गए हैं जो आपको आसानी से याद रह सकें। तो अगर आप यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत हेर फेर पाते हैं, उसको नज़रअंदाज करिएगा साथियों। इस एक साल के लिए ही इसको याद करना है नोबेल पुरस्कार को, तो फर्जी पूरा नाम रटने की क्या आवश्यकता है। एग्ज़ाम ही तो क्वालिफाई करना है, सवाल सही हो जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग इसको देख रहे हैं, नोबेल पुरस्कार 2022 को। भौतिकी, एलन आस्पेक्ट, क्लासर और जिलिंगर, इन 3 को दिया गया है साथियों। देश का नाम भी पूछ लिया जाता है, किस देश से संबंधित हैं। तो जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उन पे मैंने इम्पोर्टेंट लिख दिया है, बाकी ये सब केवल देख लीजिएगा ताकि विकल्प मिलने पर आप उसको एलिमिनेट कर सकें परीक्षा में। तो रसायन का नोबेल देखते हैं किसको दिया गया है। वो ऊपर भौतिकी का हो गया है, फिजिक्स का हो गया, अब रसायन की बात करते हैं। शार्पलेस, कैरोलिन मेल्डाल, इन 3 को दिया गया है साथियों। देखिए पहले वाला जो किसी नाम के पहले का जो हिस्सा होता है, जो आगे लिखा होता है, उसको मिस किया जा सकता है, कैसे शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन जो बाद वाला हिस्सा रहता है वो एग्जामिनर परीक्षा में किसी भी तरह से मिस नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं वो ज़्यादातर अंत वाले हिस्से से ही संबंधित हैं, नामों का अंतिम हिस्सा है, यूँ समझिए। तो रसायन में शार्पलेस को दिया गया है, कैरोलिन को दिया गया है, मेल्डाल को दिया गया है। शार्पलेस यूएसए से हैं, कैरोलिन यूएसए से हैं, मेल्डाल डेनमार्क से हैं। साहित्य का नोबेल बहुत पूछा जाता है साथियों। एनी एर्नाक्स को दिया गया है। कहाँ के हैं साथियों? फ्रांस के हैं, याद रखना है, एनी एर्नाक्स। फिर बात करते हैं चिकित्सा की, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति को दिया गया है साथियों। एग्जामिनर ऐसे सवालों से बचता रहता है जहाँ पर जो अभ्यर्थी है उसको ज़्यादा मगजमारी करनी पड़े, तो ऐसे सवालों से बचता रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछता है। तो स्वाते पावो जो कि स्वीडन की हैं, देखिए स्वा से स्वीडन में भी सा और वा आ रहा है, और स्वाते पावो में भी सा और वा आ रहा है। तो इससे जो है आप याद रख सकते हैं कि स्वीडन की स्वीडन, स्वाते पावो कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। मानव विकास हेतु जीनोम की खोज करने के लिए इनको दिया गया है। स्वाते पावो से साथियों कैसे लिंक करेंगे इसको याद करने के लिए? सोते पाँव का इलाज करने के लिए जीन की खोज। साथियों ज़्यादा देर तक बैठे रहने पर देखते हैं कि हमारा कोई ना कोई पैर काम नहीं करता है, तो उसको क्षेत्रीय भाषा में हमारे यहाँ तो कहते हैं पैर सो गया या पाँव सोई गो, इस तरह से कहते हैं, पाँव सोई गो। फिर वो खड़े होते हैं तो वो सहारा नहीं देता है पैर, तो उसको कहते हैं पैर सो गया। तो स्वाते पाँव मतलब सोते पैर का इलाज करने के लिए जीन की खोज की गई स्वाते पाँव के द्वारा। तो ऐसे याद रखेंगे चिकित्सा का नोबेल। फिर है शांति का नोबेल, बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी पूछा जाता है। एलिस बिलावस्की रूस की है। मेमोरियल एक संस्था है साथियों, यह भी रूस की है, मास्को राजधानी है, वहाँ पर एक संस्था है मेमोरियल, उसको दिया गया है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि कीव में स्थित है यह सेंटर। कीव किसकी राजधानी? यूक्रेन की। देखिए साथियों लॉजिक इसको याद रखने का। शांति का नोबेल किसे दिया गया? जहाँ साथियों सर्वाधिक अशांति फैली है। कहाँ शांति फैली है? रूस और यूक्रेन में। देखिए जो भी नाम होते ना, बिलावस्की, बरखास्क, इस तरह से जिनमें सा आए ना, वो समझिएगा रूस से ही संबंधित हैं, रूस या यूक्रेन से ही संबंधित हैं। तो देखिए बिलावस्की जो है रूस से संबंधित है, मेमोरियल मास्को में स्थित एक संस्थान है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो सिविलियन की बात करता है, यूक्रेन बात करता है सिविलियन की, युद्ध में नागरिकों की बात करता है, कौन? यूक्रेन। तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज कहाँ स्थित है? यूक्रेन में, उसकी राजधानी कीव में स्थित है। इस तरह से याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ट्रिक अच्छा लग रहा होगा।
फिर है अर्थशास्त्र, यह भी पूछ लिया जाता है साथियों। या स्वीडन की जो बैंक है स्वीरजेस, एग्जैक्ट नाम साथियों नहीं कर पा रहा हूँ, लेखन में जो है गड़बड़ हो रहा है लग रहा है, देख लीजिएगा। इसी तरह से नाम है, उच्चारण ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ मैं इसका। स्वीरजेस बैंक जो है साथियों, स्वीडन की केंद्रीय बैंक, उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी, यह भी याद रखना है। तो बर्नाके, डायमंड और डिविंग, ये जो तीन प्राप्तकर्ता हैं, तीनों यूएसए के हैं। एक तो सवाल ये बन गया। बैंक और वित्तीय संकट पर शोध करने के लिए यह दिया गया है। साथियों विषय बहुत कम पूछता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको मैंने मेंशन कर दिया है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, यह लॉजिक भी मैंने दिया है। देखिए, वित्तीय संकट से उबरने के लिए, मतलब वित्तीय संकट से उबरने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। डायमंड बना के डिब्बी में रखा गया, वित्तीय संकट से उबरने के लिए डायमंड बना के डिब्बी में रखा, अर्थशास्त्र में यह दिया गया है नोबल। तो डायमंड देखिए पहला वाला आ गया डायमंड, फिर बनाके का मतलब बरनाके, और डिब्बी का मतलब डिविंग, इस तरह से देखिएगा। तो वित्तीय संकट से उबरने के लिए डायमंड बना के डिब्बी में रखा, और वित्तीय संकट कहाँ होता है, किससे संबंधित है, अर्थव्यवस्था से। तो अर्थशास्त्र का नोबल जो है, याद रखिएगा, डायमंड बना के डिब्बी में रखा, इस तरह से। अरे एक बार भैया सवाल का उत्तर ही तो सही करना है, बस छोड़ देना है। तो इसको व्यक्तिगत स्तर पे मत लीजिएगा, हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है बाय हुक और बाय क्रुक। फिर है कैरोइन एग्नेर, जी हाँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दिया गया है, इनको यह पुरस्कार दिया गया है कैराइन एग्नेर को, यूएसए के हैं, यह भी याद रखना है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022 महत्वपूर्ण है साथियों, आईआईटी मद्रास को दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण हो गया है। फिर है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, एक ना एक सवाल यहाँ से पूछ लिया जाएगा। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह दिया जाता है। और जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है, आवास एवं शहरी मामले का मंत्रालय। 1 अक्टूबर को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया, जो भी इसके होल्डर थे उनको। सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा जो है इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष मिला है। दूसरे स्थान पर सूरत रहा है, तीसरे स्थान पर MBI मतलब मुंबई रहा है। ये तीनों का क्रम याद रख लेना है आपको। भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर कौन बना है, इंदौर बना है, यह भी याद रखना है। फिर है शहरी स्थानीय निकायों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, जहाँ 100 से अधिक निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, मतलब नगर पंचायत, नगर निगम। तो मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर रहा है, याद रखना है। और 100 से कम स्थानीय निकायों के मामले में जो सबसे स्वच्छ राज्य है वो कौन सा है, त्रिपुरा, यह भी याद रखना है। फिर है सर्वाधिक स्वच्छ गंगा शहर, जहां आबादी 1 लाख से अधिक है, वो कौन सा है, हरिद्वार। और दूसरे स्थान पर हमारे उत्तर प्रदेश का BNS मतलब वाराणसी या फिर बनारस, दूसरे स्थान पे, तीसरा छोड़ दीजिएगा। फिर है सर्वाधिक स्वच्छ छावनी बोर्ड का अवार्ड किसे मिला है, वो देवलाली, याद करिए साथियों, देवलाली से दानापुर, जी हाँ, पहली किसान ट्रेन चलाई गई थी। देवलाली जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, इसको सर्वाधिक स्वच्छ छावनी बोर्ड का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिर है 1 लाख से कम आबादी के मामले में सबसे स्वच्छ शहर गंगा शहर कौन है, बिजनौर, हमारे उत्तर प्रदेश का है, याद रखना है। ओवरऑल रैंकिंग में हमारे उत्तर प्रदेश को चौथा स्थान मिला है, 10वां स्थान मिला है। और कुल कितने पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त किए हैं, 13। तो याद रखना 10 और 13 याद रखना है। ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान पे कौन है, MP, याद रखना है। 10 लाख आबादी के मामले में यूपी में सर्वाधिक स्वच्छ जो शहर है वो कौन सा, गाजियाबाद, बहुत महत्वपूर्ण है, गिर सकता है सवाल। देश में इसका चौथा स्थान है, 12वां। पहला स्थान किसका है, इंदौर का। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छे से इंटरलिंक कर रहे होंगे चीज़ों को। हैदराबादी हलीम, 1 मिनट और, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, TLG मतलब तेलंगाना को दिया गया है।
हैदराबादी हलीम साथियों एक डिश है, मतलब खाने से संबंधित है। मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग 2022 दिया गया है। याद रखना, जीआई टैग नहीं, जीआई टैग तो इसको 2010 में दे दिया गया था, लेकिन इस बार इसको मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग दिया गया। हैदराबादी हलीम अक्टूबर में दिया गया है। स्मार्ट पुलिसिंग पुरस्कार 2022 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए इसको मैंने मेंशन किया है। बिहार पुलिस को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? जो पुलिसिंग से संबंधित उनका एक एप्लीकेशन है चक्र, उसका नाम है। पूछा जा सकता है चक्र क्या है? 4 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से आपको छांट के करना है। फिर और कौन सा है जिसको स्मार्ट पुलिसिंग पुरस्कार 2022 मिला? छत्तीसगढ़ राज्य को मिला है और एमपी को मिला है। फिर बात करते हैं हैदराबाद की। भारत का पहला ग्रीन सिटी इसको घोषित किया है किसने? IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको तेलंगाना का ग्रीन गारलैंड भी बोला है हैदराबाद को। किसने? IUCN ने। सोहान सेहान करुणा तिलका, जी हाँ, श्रीलंका के हैं साथियों ये। इनको बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। इनकी रचना भी याद रखिएगा, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इनको दिया गया है बुकर पुरस्कार। कंफ्यूज नहीं होना है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार दोनों अलग अलग हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करी जाएगी तो गीतांजलि श्री को दिया गया है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा, गीतांजलि श्री को दिया गया। कहाँ की हैं साथियों? ये मैनपुरी की हैं। मैनपुरी कहाँ है? यूपी का एक जिला है, याद रखना है। मैनपुरी की हैं गीतांजलि श्री। किस लिए दिया गया है? टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, जिसको रेत की समाधि भी कहते हैं। रेत की समाधि के लिए दिया गया है, रेत की समाधि। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। सेहान करुणा तिलका बुकर पुरस्कार, गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार या मैन बुकर पुरस्कार भी उसको कहते हैं 2022। बारबरा मेटकाफ साथियों, इनको सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बारबरा मेटकाफ साथियों USA की इतिहासकार हैं, याद रखना है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, इतना याद रखिएगा, USA की हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण है मित्रों। यह तटों को दिया जाता है, जो समुद्र तट हैं उनकी स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है, और जिससे जो पर्यटन स्थल हैं, जो तट हैं स्वच्छ होंगे तो वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो थुडी बीच और कदमत बीच, बीच का मतलब किनारा, तो ये दोनों कहाँ? लक्षद्वीप। इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। तो अब टोटल कितने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो प्राप्त करने वाले तट हैं वो भारत में कितने हो गए? 12 हो गए। यह भी याद रखना है, 12 हो गए हैं। 2 को इस बार दिया गया, कहाँ के हैं? लक्षद्वीप के हैं। फिर है सखारोव पुरस्कार 2022 यूक्रेन के लोगों को दिया गया है, यूरोपीय संसद ने दिया है, याद रखना है, सखारोव पुरस्कार। फिर है पीएम आवास योजना शहरी 2021 पुरस्कार। एक ग्रामीण है और एक शहरी है। तो 2021 में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट साथियों कौन है? यूपी है। और अगर यूटीज की बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो वो जम्मू कश्मीर है। अगर परफॉर्मिंग स्टेट के मामले में दूसरे स्थान पे कौन है? तो MP है, याद रखना है। तो यह साथियों इसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ अक्टूबर का। आगे का हिस्सा जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा, और पूरी PDF को आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। जी हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।